हेलो बच्चों। तो आज हम लोग शिफ्ट 2 और 1 फेब का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं पहले, जैसा हर बार देखते हैं। क्लास 12 के 17 क्वेश्चन, क्लास 11 के 13 क्वेश्चन हैं। तो वही स्ट्रैटेजी अगर बनाओ तो 12 का तुम्हारा अच्छा पोर्शन है, 11 के कुछ पोर्शन अच्छे हैं, तो मिला जुला के हम लोग अच्छा इसमें कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये हमारा यूनिट वाइज है जिसमें वेक्टर 3D 5, कैलकुलस के 10 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 है, और अलजेब्रा के 12 है। तो कहने मतलब अगर तुम्हें कोई एक यूनिट वाइज कुछ तैयार है, 2 यूनिट या 3 यूनिट तैयार है तुम्हारा, तो फिर मतलब ठीक ठीक स्कोर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो ई के एक्सपोनेंशियल वाला जो है ना, उसका सम के हिसाब से एक्सपोनेंशियल का सम मतलब ई की पावर एक्स का हमें पता होना चाहिए। तो ई की पावर 1 का क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे करके जाएगा। और ई की पावर -1 का होगा 1/0 फैक्टोरियल, माइनस 1/1 फैक्टोरियल, प्लस 1/2 फैक्टोरियल। ये इसलिए किया है क्योंकि नीचे 2n लिखा है, तो 2n मतलब इवन बनने वाला है। तो इवन कैसे बनेगा, अगर तुम इनको ऐड कर दो तो इवन बन जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 ऑड वाले टर्म बनेंगे, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 2n स्क्वायर प्लस 3n, और ऐसे लिख दिया 2n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है। मतलब अलग अलग करना है तुम्हें और उसके बाद पूरा ही अलग कर दो। ठीक, 2n स्क्वायर बाई 2n फैक्टोरियल, 3n/2n फैक्टोरियल, 4/2n फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, एक 2n काट दो तो एक n बचा, n/2n-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर 3/2 इंटू 2n फैक्टोरियल लिख दिया तो नीचे 2n सॉरी ऊपर 2n है, ठीक है, अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस 4/2n फैक्टोरियल। अभी बाद में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, ये कट जाएगा, एक 2n-1 बचेगा। इसमें तुम एक काम कर लो, n है तो इसमें 2/2 -1 + 1, ठीक है। तो जब अलग अलग करोगे तो यहाँ पे 2n-1 फैक्टोरियल तुम्हें बनता हुआ दिखेगा, मतलब ऊपर 2n-1 बनेगा, नीचे 2n-1, तो वो भी काट सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 1/2, 2n-1 के साथ अलग ले गए तो ये हो जाएगा 1/2n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 इसको ऐसे कर दिया, 1/2 अंदर ले गए तो 1/2 2n-1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे 2n काट दो, 3/2 2n-1 फैक्टोरियल, प्लस 4/2n फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। तो अभी 1/2, अभी समेशन लगा देंगे जहाँ से भी चालू होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 1 तो 2/, प्लस 4/, ठीक, सही है ना इतना। अब जैसे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, तो 1 रखने में यहाँ पे क्या आएगा 1/0 फैक्टोरियल, फिर 2 रखने पे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या लिखा है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल से लेके पूरा लिखा है, तो यानी 1/2 e प्लस 1/e/2, ठीक है ना। फिर दूसरा, अब इसमें n की वैल्यू 1 डालो तो लिखेगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, तो मतलब इसको माइनस करके लिखा है, तो e -1/e/2 प्लस 4, सही है ना। अब वो क्या लिखा है, n के लिए 1 डालने में 2 फैक्टोरियल फिर 4 फैक्टोरियल, तो पहला वाला टर्म नहीं आएगा। अगर इसको ऐड कर रहे हो तो 1/2 फैक्टोरियल से चालू होगा, तो e प्लस 1/e/2 -1, सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करना और फिर देखना क्या बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा e/2 e/4 प्लस 1/4e प्लस 2 कट गया, e -1/e, ठीक है, प्लस 2e प्लस 2/e-4। अब जो e वाले हैं
वो एक साथ रखो और 1/e वाले एक साथ रखो, क्योंकि आंसर ऐसे लिखा है। तो एलसीएम देखो, ये e/4 लिखा है, ये e लिखा है, ये 2e लिखा है, तो कितना हो जाएगा 13e/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/e वाले 1/4e माइनस 1/e प्लस 2/e, तो 1/e कॉमन करके एलसीएम 4 आएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा वो, देखो 1/4e माइनस, ये देखो 1/4e, और इसमें तो 1/e, तो 5/4 बन रहा है, 4 एलसीएम लेने के बाद और माइनस 4 ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर बना वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इन दोनों समेशन का यूज़ करते हुए हमने सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट, टू tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और 1 माइनस, है ना, tan, अब इसमें देखो ऐसा दिख रहा है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिया जाए, तो हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे x को tan इनवर्स, मतलब tan इनवर्स x को थीटा ले सकते हैं, ऐसे ले लें तो x tan थीटा हो गया। अब x 0 से 1 है, तो यानी थीटा क्या हो जाएगा 0 से π/4, क्योंकि x 0 से 1 था यहाँ रखने पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो वो tan π/4 माइनस थीटा, और इधर इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग π/4 यहाँ पे जैसे 0 डाल दें, तो 0 डालने पे तो ठीक है 0, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, tan इनवर्स tan को हम लोग सीधे लिख सकते हैं 2 π/4 माइनस थीटा, और कॉस, इसमें 2 थीटा की वैल्यू 0 से π/2 होगी, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा 0 से पाई के लिए सिर्फ थीटा खुल जाता है, तो यहाँ क्या लिखना होगा 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 काट दो, π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो π/4 इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी tan π/8। ठीक है, और π/4 का हाफ है ये, तो इसका सॉल्व किया होगा हमने, तो ये √2 - 1 हमारा बनता है, √2 - 1 मतलब 1.41, और वो है ना ऐसा लिखा है। तो अब देखो NS एक ही सोल्यूशन है, इज लेस देन हाफ, जो सोल्यूशन है वो लेस देन हाफ है, थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, बस सॉल्विंग करते जाना जैसे इनवर्स रिगो में हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, A, B और C देन 3 गिवन में इफ़ R इज़ ए वेक्टर सच दैट, देखो अब इसमें जो हिंट है वो कई बहुत सारे 2-3 पेपर में आ चुका है इस तरह से, R.B मिल रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर ट्रिपल कर सकते हो, B क्रॉस R क्रॉस A, B क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, अब ये B.A R माइनस B.R A माइनस B.A C माइनस B.C A। ठीक है, B.A की वैल्यू अब निकाल लो ऊपर से, B.A 2 और ये 5 यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 7R, B.R 0 है, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू B.A 7 C हमारा कितना है I प्लस 2J माइनस 3K। ठीक है, माइनस B.C में I और K देखना है, I कहाँ गया, ये I और 1 माइनस 3 बन रहा है, B.C में 1 माइनस 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2, A वेक्टर 2I माइनस 7J प्लस 5K। ठीक है, अब उसके बाद इसको अगर हम लोग पूरा देखें तो 7R वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है 7I, और ये कितना हो जाएगा माइनस उधर 7I 14J 21K। ठीक है, उधर कितना हो जाएगा माइनस में प्लस हो गया 4I माइनस 14J प्लस 10K। ठीक ठीक है, अब देखो इसमें कितना 11I
और 14J कट गया, -11K। तो R वेक्टर कितना आ जाएगा, 11/7 I माइनस के, ये आएगा। ठीक है, अब निकाल लो इसका कितना होगा मॉड, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस वेक्टर ट्रिपल का ऐसा 2-3 शिफ्ट में ऐसा आ चुका है ना, इस तरह से। चलो नेक्स्ट, ए दिया हुआ है और उसके बाद हमको सॉल्व करना है। अब देखो इसमें ए की पावर बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम हमें 2-3 बार हमें करके देखना चाहिए कि ए के साथ हो क्या रहा है। जैसे ए स्क्वायर अगर निकालना है तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 1 -√3 1, फिर एक बार वापस इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा, अब देखो 1 और -3 है ना, 1 -3 -2 और 3 और 2√3 -√3 -2√3 -3 + 1 -2 और 1/2 -1 √3 -√3 -1, ये आ रहा है। ठीक है, अब ए स्क्वायर में तो दिखा नहीं है मैं कुछ, ए स्क्वायर ए क्यूब कर लिया, 1/4 -1 √3 -√3 -1 और एक बार इसको वापस लिखो 1√3 √3, यहाँ पे -√3 है और 1 करो इसको, तो ए क्यूब की वैल्यू आ रही है 1/4 -1 -3 -4 -√3 + √3 0 -√3 + √3 0 -3 -1 -4 और 4 कॉमन करके काटो तो -1 0 0 -1 और इसको लिख सकते हो माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए क्यूब हमारा माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए की पावर 6 क्या हो जाएगा, -i ए की पावर 6 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर ए की पावर 30 की बात करी जाए तो ए की पावर 30 क्या होगा, आई हो जाएगा, ए की पावर 25 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर 24 को 6 से डिविजिबल है। तो अब देखो यहाँ पे क्या ऐसा बन रहा है, नहीं बन रहा है, पहला गलत हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे आई ए और ए 2a हो जा रहा है ये। अब यहाँ पे देखो आई ए और -a कट रहा है, ये सही आंसर है। ठीक है, तो 3 बार पैटर्न करके हमें समझना पड़ा, उसके बाद फिर सॉल्विंग हो गई। चलो नेक्स्ट, 2 dice are thrown independently. Let A be the event that number appeared on first die is less than the number appeared on second die. B event that number appeared on first die is even and then on second die is odd. C, ठीक है, तो A हम लोग देखते हैं पहले। ठीक है, A में क्या करना है, फर्स्ट डाई इज लेस देन नंबर अपीयर्ड ऑन सेकेंड डाई, तो 1 है ना, सही है। फिर इसके साथ अगर 2 के साथ जाए, ठीक, 3 के साथ, ठीक, 4 के साथ, ठीक, और एक 5 के साथ, सही है। ये हमारा ए होगा, नंबर ए में हमारा नंबर कम होना चाहिए बी से, मतलब बी नहीं, सॉरी, वो सेकेंड डाई से। अब बी क्या लिखना है, बी हमारा इवेंट है जिसमें फर्स्ट डाई इज ऑड, मतलब 1, सेकेंड डाई इज ऑड, फर्स्ट डाई इज इवन, ये बी हमारा। ठीक है, तो 2 1 2 3 2 5, ऐसे ही हमारा 4 के साथ आएगा, 4, 1 4, 3 4, 5, ठीक है। ऐसे ही हमारा 6 के साथ 6, 1 6, 3 6, 5, ठीक है। फिर सी के साथ, सी हमारा क्या हो जाएगा, पहला डाई, फर्स्ट डाई, सी बी द इवेंट दैट नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज ऑड, मतलब 1 2 1 4 1 6, ये जो
और फिर यहाँ आएगा 3 1 3 2 3 4 3 6, ठीक है, और 4 5 5 2 5 4 5 6, ठीक है। चलो अब ऑप्शन देखते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज 6। अब ए यूनियन बी कर रहे हो, बी और ए यूनियन बी में तो है ना ये सारे दिख रहे हैं, ये वाला तो नहीं दिखेगा जिसमें 2 1 भी है, और ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए बी एंड सी आर 15 6 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये तो सही दिख रहा है। बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट, इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो अगर बी इंटरसेक्शन दिख रहे हैं तो 5 आएगा, तो प्रॉबिलिटी हमारी 0 हो जाएगी वो। ये देख लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज 6, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? देखो इसमें जो बड़ा है वो तो हटा दो, 2 4 6 वाले हट जाएंगे, है ना, ये वाला पूरा हटेगा क्योंकि इधर वाला कम चाहिए, ये 1 2 3, ये 3 आएंगे इसमें, ए यूनियन बी में ये 3 आ जाएंगे, 2 3 2 5 4 5, ठीक है, ठीक। और उसके बाद इंटरसेक्शन सी करना है, तो उसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इधर देख लो तुम, 1 2 है सही है, 1 4 भी है, 1 6 भी है, फिर 3 2 वाला तो होगा नहीं, 3 4 है यहाँ पे, सही है, 3 6 भी होगा, तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए। उसके बाद देखो 5 2 नहीं होगा, 5 4 और 5 6 है यहाँ पे, और 5 4 नहीं है, हाँ तो ठीक है ना, 1 4 सही है, 1 2 सही है, 1 3 ये हो गए, फिर उसके बाद 3 4 3 6 3 4 3 6 भी है ना, और 5 6 भी है, और कोई एलिमेंट नहीं है। और नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट ए बी एंड सी आर 15 6 एंड 6 नहीं, तो ये सेकंड थर्ड वाला तो रॉन्ग हो गया ना, 3 और 3 6 9 है इसमें, तो मतलब पहला वाला सही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए टोटोलॉजी। अब ये हमको ओपन करना आता है इस तरह से, अगर इसको ओपन करो तो नेगेशन पी यूनियन पी इंटरसेक्शन नेगेशन पी यूनियन क्यू, ये पहला वाला हुआ। तो इसको देखो, अब वेन डायग्राम से देख लो इसमें क्या होगा। नेगेशन पी यूनियन क्यू, नेगेशन पी यूनियन क्यू में क्यू आ जाएगा और पूरा बाहर का आ जाएगा। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, पी इंटरसेक्शन करना है। तो पी के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे तो पी के जो पार्ट है वही वाला आएगा, ये वाला पार्ट है ना, बीच वाला, ठीक है। फिर नेगेशन पी के साथ यूनियन कर रहे हो तो पूरा नहीं आ पाया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले में पूरा वेन डायग्राम नहीं फिल है ना, तो ये टोटोलॉजी नहीं है। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड वाला क्या है, नेगेशन पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन पी यूनियन क्यू। पी यूनियन की हमारा पी यूनियन की पूरा हो गया, और पी इंटरसेक्शन क्यू का नेगेशन करना है, तो उतना पार्ट छोड़ के बाहर का, और फिर यूनियन करोगे तो फिर तो पूरा आ रहा है, इसमें तुम्हारा पूरा फेल हो जाएगा, है ना, ये पूरा फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा टोटोलॉजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, number of integral values of k for which one root of the equation lies in the interval 1 2 and other root lies in interval 2 3। तो ये हमारा ऐसा कुछ है 1 2, और ये कॉनकेव अपवर्ड वाला है, इसका मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो f1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड f2 लेस देन 0 एंड f3 ग्रेटर देन, ये होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। अब f1 यहाँ रखो, कितना हो जाएगा -6 k, तो k की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन
6। F2 में यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16 माइनस 8, तो k की वैल्यू आ रही है लेस देन 8। सब में एंड है ना, मतलब सबका इंटरसेक्शन देखना। F3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 और 24, तो इसमें भी -6 आ रहा है और उधर जाके k की वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो यानी k बिलोंग्स टू 6 to 8 होगा, है ना। और नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, तो यानी k इक्वल टू 7 इसको सेटिस्फाई करेगा, जिसमें हमारा आंसर फिर नंबर ऑफ इंटीग्रल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्वाड्रेटिकल लोकेशन ऑफ रूट्स के हिसाब से इसमें हमने सॉल्विंग करी है। नेक्स्ट फंक्शन दिया है बी ए, देन F2 इज F2 में यहाँ पे सीधे x को 2 डाल दो पहले, तो क्या हो जाएगा F2 प्लस f माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है। अब f माइनस 1 डाल दो, तो f माइनस 1, x को -1 डाल दिया, उसी में हम लोग को F2 निकालना है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या बनेगा। तो f 1/2 इज इक्वल टू -1 डाला है तो 0। ठीक है, अब f को 1/2 डाल दो, तो f 1/2 प्लस f 1/1 माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। ये कितना हो जाएगा f 1/2 प्लस f2 इज इक्वल टू 3/2। सही है। अब ये इक्वेशन 1 है और इसको इक्वेशन 2 और ये 3 बोल दिया। हमें पता है इन दोनों का सम क्या है, f माइनस 1 प्लस f हाफ क्या है 0 है, तो इन दोनों को ऐड 1 और 3 ऐड कर दो, तो आएगा 2f2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2 9/2। f2 की वैल्यू कितनी हो गई 9/4, आंसर हो गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये फंक्शनल इक्वेशन में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं उनमें हमको क्या देखना है वो बस वो समझ के। ठीक, चलो नेक्स्ट। लेट द प्लेन P पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड बी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इससे पहले प्लेन के लिए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन वाला क्या होता है 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। ये इसमें x को 2 प्लस लैम्डा x 3 प्लस 2 लैम्डा y और 3 लैम्डा माइनस 1 z माइनस 2 माइनस 6 लैम्डा इक्वल टू 0, ये होगा प्लेन। और ये क्या है परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब इसके डी आर्स और इसके डी आर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 मतलब 4 प्लस 2 लैम्डा, 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू 1 मतलब 3 प्लस 2 लैम्डा, फिर माइनस 1 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1, तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा लैम्डा, ठीक है 4 3 और -8 लैम्डा -8 आ गया। तो यानी प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डालो तो -6x, यहाँ पे 12 16 माइनस 3 माइनस 13 y माइनस 25 j 48 और माइनस 2 46 इक्वल टू 0, ये होगा प्लेन। ठीक, तो अभी किससे डिस्टेंस निकालना है -7 1 1 से, तो -7 मतलब 42 माइनस 13 माइनस 25 प्लस 46 अपॉन अंडर रूट 36 169 625, ये हमारा क्या होगा, ये d है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे बचा 21 और 13 माइनस करो 8 और 50 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 625 169 और 36, बीस 13 830। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको डी स्क्वायर चाहिए, तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी
2500 अपॉन 830, तो ये 0 0 कट गया, 250/83, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए बी टू रियल नंबर सच दैट ए बी लेस देन, मतलब ए और बी दोनों आपस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है इन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करो 1 + ai और b + i का मॉड 1 दिया है, इसका मतलब ऊपर का मॉड नीचे का मॉड दोनों का 1 होगा, तो a² + 1 = b² + 1 होना चाहिए। मतलब a² = b², और हमें पता है ab लेस देन 0 है, तो a = -b, मतलब अगर दोनों को पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात कर रहे हैं, है ना, तो a + b मतलब x + y = 0 एक इक्वेशन हो गई जिसमें a, -b सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे mod z -1 और 2 mod z लिखा है, ये हमें पता है कि सर्कल है जिसमें हम लोग अब अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम लोग ने कहा कि अगर a + ib लाइज इन ली, तो यहाँ पे लिख दो, है ना, इसको लिख देंगे x + a की b की वैल्यू -i। ठीक है, b की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, a की वैल्यू तुमने अगर a - i a डाल दो। ठीक है, यहाँ पे डाल दो वैल्यू, तो ताकि हम लोग मॉड को इक्वेट करके हम लोग वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, a - i a - 1 = 2 a - i a। ठीक है, इसको तुम देखो तो क्या लिखा, a - 1 का स्क्वायर प्लस a² = 4a² और 1 + a 2। सही है, ठीक। अब यहाँ पे a² + a² + 1 - 2a = 8a², तो कितना हो जाएगा, 6a² + 2a - 1। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है -2 + √4, और ये कितना हो जाएगा, 24, है ना। डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, 28 और 4 कॉमन करके काट दो, तो a की वैल्यू आ रही है -1 ± √7/6। ठीक है, अब ये वाले में क्या है कि यहाँ तो तुम a का ग्रेट इंटीजर लिख दो, लेकिन b में तो नहीं आ रहा है, तो देन पॉसिबल वैल्यू वेयर, तो इसमें क्या लिखा है, ये जो आंसर है इनमें से यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, तो ये बोनस हो जाता है। समझ में आया, मतलब सॉल्विंग इस तरह से थी, पहले हमने ये देख लिया फिर वो देख लिया। चलो नेक्स्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन बी में तो ऐसा आएगा ना, a और -b = a = -b है, तो यहाँ तो रूट में आने वाला है, तो फिर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बोनस बोलेंगे इसको, आंसर में गड़बड़ है। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। ये जो लिखा है ये क्या है हमारा, x - 3 और x - 2 पे मॉड लगा है, इन दैट 3 से कम है, -1 से -1 2 और 3, तो जब 2 और 3 के बीच में रहोगे, है ना, तो क्या बनेगा तुम्हारा, x², ये हमारा नेगेटिव आएगा 2 और 3 के बीच में, तो -x² + 5x - 6 -3x + 2, तो -x² + 2x - 4, है ना, सही है, तो -x² + 2x - 1 - 3 x - 1 का स्क्वायर -3 - x - 1 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो अभी इसके अगर रूट्स की बात करो तो √3 + 1 करके, मतलब अभी वैसे वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, क्योंकि हम लोग को 3 पे देखना है ना, जैसे 3 पे बात करो तो कितना आएगा, ये 3 पे 4, ठीक है।
अगर हम लोग यहाँ पे किसके आगे गए हैं, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में है यहाँ पे, ठीक है। और अगर x की वैल्यू लेस देन 2, अभी देखते हैं बनाएंगे उसको, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 3, इसके लिए तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन 3 में जाना नहीं है तुम्हें, -3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 ये आ रहा है। इसमें हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 और -8, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये मैक्स हो रहा है 1 पे, x इक्वल टू 1 यहाँ कहीं 1, ठीक है। तो अभी x माइनस 4 स्क्वायर -8 है और ये हमारा x लेस देन 2 के लिए था और वो 2 से 3 के लिए था। अभी जैसे 2 पे वैल्यू उसकी कितनी है, 2 रखो यहाँ पे, कितना आएगा 3 माइनस 1, इसमें कुछ -3 है ना, ये सॉरी -3 है, -1, ठीक है। तो x इक्वल टू अगर 3 रख रहे हो तो -7 आ रहा है नीचे, -7। और अगर हम लोग 1 पे, क्योंकि इसका हो जाता मैक्स, तो वो कितना आ रहा है, लेकिन 1 तो जाना नहीं, 2 रखो, इसमें कितना आएगा 2 माइनस 1 -4, यहाँ पे आ जाओगे। उसके बाद इसकी बात कर रहे हैं, इसमें हमारा क्या है 4 पे मैक्सिमम है और वो भी कितनी वैल्यू -8 है, तो 4 तो इसके आगे पड़ेगा। 2 पे देखते हैं, तो 2 कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 पे -4, यहाँ पे है -4, वो तो सही है। और उसके बाद 4 पे तुम्हारा मैक्सिमम था, तो ये ऐसे करके ऐसे जाने वाला, -1 पे कितना आएगा 25 -8 है ना 17, ये वाला इस तरह से है 0 पे, और 1 पे कितना हो रहा है 9 -8 1, ठीक है। ऐसे कुछ मिल रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ रहा है, -1 पे तुम्हारा मैक्सिमम आ रहा है 25 -8 17, और यहाँ पे -7 आ रहा है। तो अभी इन दोनों को ऐड करके इसका मॉड निकालना है, तो 17 -7 10 आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। इसमें ऐसे भी समझ सकते थे, लेकिन उसमें फिर क्योंकि इसने कन्फ्यूज़न के लिए दिया हुआ है ना। देखो अगर ऐसे मॉड 17 तो वो तो 17, और अगर मॉड -7 तो ये कितना हो रहा है 24। तो कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट मैक्स और मिनिमम वैल्यूज़ का सम, जो भी सम है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग 10 को आंसर पिक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। पावर सेट दिया है, डिफाइन द रिलेशन R1 R2 PS A R1 B A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और यूनियन B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 5 है, ठीक है। और ये A R1 B के लिए था। दूसरा A R2 B के लिए लिखा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू B यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। देखो इसमें क्या है, इन दोनों का अगर 5 आ रहा है तो ये भी दोनों आपस में क्या होने चाहिए 5 होने चाहिए, है ना। अब दोनों आपस में 5 कब होगा, जब A B कॉम्प्लीमेंट मतलब B के बाहर A का कोई पार्टी नहीं है, और इसमें क्या है A के बाहर B का कोई पार्टी नहीं है। इसका मतलब A और B दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर हम लोग बोलेंगे। अब अगर A और B बराबर है तो रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, क्योंकि A कॉमा B सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो हमारा R1 क्या हो जाएगा, R1 हमारा रिफ्लेक्सिव है,
अब इसमें देखो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में होगा हमारा, और बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। डायग्राम बना के अगर समझ लें, अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि बी के बाहर और ए पूरा, ठीक है, और इसका मतलब है बी के बाहर, ए के बाहर और बी पूरा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसमें फिर से अगर बात करें, ऐसा ही तुम्हारा बन जाएगा, दोनों हमारा ए और बी अगर ऐसे ही है, तो इसमें क्या ए और बी अगर सेम है तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाहर और ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ए के बाहर और यूनियन बी, पूरा आ जाएगा इसमें। तो इसमें भी हमारा ए और बी सेम होना चाहिए। अब अगर ए और बी सेम है तो फिर R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन बोले जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एरिया ऑफ रीजन गिवन बाय एक्स वाई लेस और इक्वल टू 8 और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें नीचे ही बनेगा, नीचे लेकिन कट नहीं होगा। और क्या चाहिए, y की वैल्यू 1 से बड़ी और एक्स स्क्वायर से छोटी, ये वाला पॉइंट कितना है इसको पहले सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक्स वाई इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बाई एक्स, यहाँ रख दो, तो एक्स क्यूब बाई इक्वल टू 8 आएगा, एक्स की वैल्यू 2 हो गई, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 2 आएगा तो एक्स की y की वैल्यू कितनी हो गई, वहाँ पे 4 हो जाएगी, ये हमारा 4 है, ठीक है। अब तुम्हें y इक्वल टू 1 रखना है, तो 1 यहाँ पे तुमने रखा और ये हमारा यहाँ कट कर देगा। तो अभी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखने पे, यहाँ पे 1 डालने पे ये 1 आएगा, यहाँ पे 1 डालने पे अगर y 1 डालो तो x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो तुमको क्या करना है, 1 से 2 सॉल्व करना है और 2 से 8 सॉल्व करना है। 1 से 2 एक्स स्क्वायर और 1 से 2 पूरा और 2 से 8, और माइनस कर दो ये पूरा जो लिखा है, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है जिसमें हमारा ये 7 है और ये कितना है 1 है, तो माइनस करना पड़ेगा 1 इंटू 7, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है। 1 से 2 में किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के नीचे, और प्लस 2 से 8 में किसके नीचे, एक्स वाई इक्वल टू 1 बाई 8 बाई एक्स डी एक्स के नीचे, है ना। मतलब ये पूरे में से तुम नीचे वाला माइनस कर दो, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, एक्स क्यूब बाई 3, 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 ln x ln 8 बाई 2 माइनस 7, तो कितना हो गया 7 बाई 3 और 8 ln 4 हो गया 16 ln 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा उसका 2 माइनस 7, तो 16 ln 2 माइनस 21 प्लस 7, 21 प्लस माइनस 21 प्लस 7 मतलब 16 ln 2 माइनस 14 बाई 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट अल्फा एक्स दिया है बी द सॉल्यूशन ऑफ इसका, तो भी ये तो हमारा ऐसा है कि डी वाई 2x स्क्वायर वाई डी वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये तुम्हारा ये लीनियर बन सकता है, लेकिन अगर हम लोग वाई स्क्वायर को टी मान लें तो ये 2y यानी एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स और प्लस एक्स टी इज इक्वल टू, ये +1 है क्योंकि -1 इधर आएगा उसमें +1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी टी बाई डी एक्स टी बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। वह एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसके हिसाब से यहाँ पे अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स एंड ln x e की पावर ln x मतलब x आ जाएगा, तो t इंटू एक्स
और 1/x है ना, x इंटू 1/x², तो dx। तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर एक्स ln x प्लस सी, है ना, और x पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। अब y2, x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू log 2 है, मतलब यहाँ पे x को 2 रख दो तो ये कितना हो जाएगा 2 ln 2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ln 2 आ गई, यहाँ रख देंगे। तो वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ रहा है ln x प्लस ln 2, मतलब ln 2x। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर x वाई स्क्वायर। अब कंपैरिजन करो, एक बीटा 1 है, गामा 2 है और अल्फा 2 है। अल्फा 2 है, बीटा 1 है, बीटा 1 है, गामा 2 है। ठीक है, यहाँ रखो वैल्यू 2 1 -2, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 1 हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल था, बस यहाँ पे वाई स्क्वायर अगर टी ले लेते तो इसके हिसाब से बन जाता। चलो नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। अब इसमें ऑड और इवन वाला देखते हैं, तो जैसे x वाला x के साथ अलग ले जाओ तो x माइनस के साथ वो अलग हो जाएगा, बाकी हमारा इवन फंक्शन है तो इसको तुम लिख सकते हो i2 टाइम्स 0 से π/4। ऑड वाले का तो 0 हो जाता है ना, ठीक है, तो π/2 0 से π/4, नीचे cos 2x को लिख देंगे 2 cos square x -1, है ना, ठीक है, 2 - 2 cos square x -1 +1 हो जाएगा वो, और फिर cos square x को बाहर निकाल दो तो 0 से π/4 sec square x और नीचे 3 sec square x -2, सही है। फिर sec square x को 1 + tan square x लिख दो, तो 1 + tan square x से 3 - 2 1 + 3 tan square x dx। ठीक है, फिर 3 को भी बाहर निकाल दो, या √3 tan x को t मान लो, ठीक है, तो ये √3 sec square x dx dt में कन्वर्ट, यानी इसकी वैल्यू dt/√3 लिख देंगे, तो आ जाएगा π/2 √3, और लिमिट चेंज कर दो, tan 0 0 tan π/4 1, मतलब √3 यहाँ पे, और sec square x 1/1 + t² dt, tan इनवर्स t हो जाएगा π/2 √3 tan इनवर्स t 0 से √3 π/2 √3 tan इनवर्स √3, मतलब π/3 -0 π² 6 √3, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, बस वो प्रॉपर्टी वाइज चलते जाए, सही कैलकुलेशन सही है तो फिर आराम से आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, लेट x1 = 9 दिया है और फिर b एंड AP 7 टर्म्स हैं, तो विद कॉमन डिफरेंस डी है, इफ़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इतना 4 है और मीन x बार है, देन x बार प्लस x6 निकालते हैं। x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बार की वैल्यू 7 टर्म है, तो मिडिल, इसका जो मीन मिडिल टर्म होगा वही इसका मीन हो जाएगा, है ना, तो वो मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, अगर बात करें तो 4th टर्म होगा, तो 4th टर्म मतलब 9 + 3d लिखा जाएगा x बार। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अब लिखना होगा हमें, तो सब में पता है 9 है, फिर 9 + d है, फिर 9 + 2d है, फिर 9 + 3d है, फिर 9 + 4d है, 9 + 5d, 9 + 6d, है ना। तो x बार माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखना है हमें, तो वेरिएंस मतलब 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस x बार। तो 9, देखो 9 तो कटता जाएगा, यहाँ पे आएगा 9d², फिर आएगा इसमें से इसको माइनस करो 4d², फिर d² 0, फिर से d², 4d² 9d² अपॉन 7 टर्म है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 16 × 7, 14 2 टाइम्स
14d²। तो यहाँ से एक 16 को तुमने 4 लिख दिया, 4 × 4, ठीक है। तो ये हमारा कट गया पूरा। d² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, क्योंकि -2 लेना नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, ठीक है। अब x बार हमें पता चल गया, x बार कितना हो जाएगा, 9 + 6, 9 + 6 15, और x6 9 + 5 × 2 19। इन दोनों को ऐड कर दो, 34 आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निकालना हमें, ठीक है। तो अभी डी को देखते हैं क्या है, कोफिशिएंट वाला a1 1 1 a 1 और 1 1 a, ठीक है। या फिर इसको हम लोग मैट्रिक्स वाले से भी करते हैं। अगर z वाला पहले लिख दें हम 1 1 a, फिर y वाला लिख दें 1 a 1, फिर x वाला 1 1 सॉरी a 1 1 a 1 1, और फिर z, और वो ऐसे ही लिखा जाएगा 1 1 बीटा। हमारा काम होता है यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 पहले बनाते हैं, तो लिख देंगे पहले वाला जो 0 है वो R2 को चेंज करना है R2 - R1 से, दूसरा वाला जो है वो R3 को चेंज करना है R3 - AR1 से, ठीक है। तो 1 1 a 1 0 a - 1 1 - a 0 a माइनस, यहाँ तो 0 हो जाएगा, ऊपर a का मल्टीप्लाई किया हमने और उसके बाद माइनस करें तो 1 - a और 1 - a² और बीटा माइनस a का मल्टीप्लाई किया बीटा माइनस a, ठीक है। उसके बाद अगर हमको देखना है तो ये वाला टर्म भी 0 कर देंगे, तो सीधे हम लोग कर दें R3 को चेंज कर दें R2 R3 + R2 से, तो क्या बचेगा 1 1 a 1 0 a - 1 1 - a 0 0 0 1 - a और 1 - a² को ऐड कर रहे हो तो 1 - a कॉमन हो जाएगा, 1 - a 1 - a कॉमन होके अंदर क्या बचेगा 1 + a + 1 2 + a और लास्ट में बीटा माइनस a, ये बन रहा है, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू अगर 2 हो जाए, बीटा -1 हो जाए, हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, गड़बड़ हो जाएगा ना। 2 अगर है तो यहाँ पे देखो 0 नहीं हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा फिर तो, ठीक है। तो पहला वाला नॉट करेक्ट हो गया वैसे, देखो बाकी इट हैज़ नो सोल्यूशन इफ़ अल्फा = -2 और बीटा = 1। अगर ये यहाँ पे -2 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और बीटा अगर हमारा 1 है तो ये यहाँ पे कुछ बचेगा, तो ये 0 और इधर कुछ बच रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन सही लिखा है। तीसरा वाला तो ऐसा है कि अगर तुमने उसको 1 रख दिया तो x कॉमन होके क्या हो जाएगा x + y + z, a + 2 कॉमन हो जाएगा, और फिर उधर जाके 3 और अल्फा 2 है बीटा 1 है, तो ये सोल्यूशन सही है। तो मतलब पहला वाला हमारा रॉन्ग हो गया फर्स्ट, ठीक है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें जो पेपर था उसमें यहाँ पे माइनस था, उसकी वजह से क्या था कि जब तुम इसको सॉल्व कर रहे थे a.b तो उसमें वो ये 17 - 17 नहीं आ रहा था, तो इसमें क्या था ये हटा दिया है क्वेश्चन, मतलब बोनस टाइप ही मान लो। तो लेकिन अगर मान लो ये प्लस होता जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से अगर तुम सॉल्व करते तो 5 और -3 और 15, तो फिर 17 आ रहा है। अगर वो माइनस होता तो आता -15 -3 -18 और +5 हो जाता, तो नहीं आता। तो अगर इसमें जा रहे हो तो इसमें 17 आ रहा है और नीचे b 35 बन रहा है, ठीक है। और क्योंकि a.b हमारा > 0 है, इसका मतलब
ऐसा कुछ होगा। तो इसका प्रोजेक्शन ये आ रहा है और उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, बी की डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से अगर होता अगर यहाँ प्लस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पी एक्स नॉट वाई नॉट बी द पॉइंट ऑन हाइपरबोला, तो सेटिस्फाई करवा दो पहले। 3x नॉट स्क्वायर माइनस 4y नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, विच इज़ नियरेस्ट टू द लाइन, तो अगर कोई लाइन के नियरेस्ट है और जो लाइन ऐसे है हमारी और हाइपरबोला ऐसा है, तो ये कुछ ऐसे ही होना चाहिए। मतलब इससे जो टेंजेंट होगी वो उसके पैरेलल होगी, तो अभी इससे टेंजेंट भी बना दो। 3x एक्स स्क्वायर को एक्स सेक्शन माइनस 4y वाई नॉट इज इक्वल टू 36, ये टेंजेंट होगा। इसमें स्लोप कितना है 3x नॉट डिवाइडेड बाई 4y नॉट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से देखो तो -3/2 होगी। ठीक है, यहाँ से 3 कट जाएगा, x नॉट की वैल्यू आ गई -2y नॉट, और उसमें रख दो, यहाँ पे इसमें रख दो, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 - 4 8 y नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सही है ना। 12 - 4 कर रहे हो, 8 y नॉट स्क्वायर इक्वल टू 36। y नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 3/, ठीक है, y नॉट की वैल्यू आ जाएगी 3/√2, तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√2 3, y नॉट के लिए डाल दो -√2 3 आ जाएगी। अब क्या निकालना है हमें, √2 y नॉट माइनस एक्स नॉट, √2 y नॉट हमारा कितना है 3। अच्छा सॉरी, इसमें ना वो ध्यान देना पड़ेगा, अगर हमारा ऐसा कुछ बन रहा है तो y नॉट की वैल्यू नेगेटिव लेनी चाहिए हमें, है ना। तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो अभी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के हिसाब से ना प्लस माइनस लेना है। अब प्लस ले या माइनस ले तो माइनस इधर वाले के हिसाब से, क्योंकि लाइन भी तुम्हारी ऐसे ही है, तो इधर वाला पॉइंट पास में होगा तो y नॉट को नेगेटिव लेना है, तो x नॉट क्या हो जाएगा √2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो -3/√2 और -√2 3, √2 कॉमन एलसीएम लेके काट दो तो -3 - 6 -9 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। y इक्वल टू डबल करके तुमको y'2 कर स्क्वायरिंग करके बताना है क्या होगा। y' को हम लोग जानते हैं x पर x का क्या होता है, x पर x 1 + ln x। ठीक है, y" करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को रखा इसका 1/x, सेकेंड को रखा तो x पर x 1 + ln x का होल स्क्वायर, है ना, सही है। और y'2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 क्या है 4 1 + ln2, 4 + 4 ln2, और इसमें y'2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2² 4/2 मतलब 2 4 1 + ln2 का स्क्वायर, 2 + 4 + 4 ln2 स्क्वायर प्लस 8 ln2। ठीक है, अब क्या करना है हमें 2y' के साथ 2y'2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 + 8 ln2, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो y'2 - 2y'2, ये 8 ln2 कट जाएगा, 6 - 8 -2 आ जाएगा, 4 ln2 का स्क्वायर -2, ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन था सिंपल। टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 459 ओनली एंड डिविजिबल बाय 6 इज। देखो अब इसमें तुम्हें केसेस बनाने पड़ सकते हैं।
डिविजिबल बाई 6 है तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, मतलब लास्ट में तुमने 4 रखना ही रखना है, एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, 4 रखना ही रखना है। अब स्टार्ट बड़े नंबर से करते हैं कि 9 अगर रख दो तो 9 तुम्हारा चारों पाँचों में 9 अगर आ जाए तो वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 + 9 करके 5 बार प्लस 4 कर रहे हो तो वो नहीं होगा। तो अगर हम लोग को देखना है तो अगर 9 यहाँ पे रख रहे हो, 9 को तुम अगर ऐसे सोचो 9 को 9 ऐड करने में तो 3 से डिवाइड हो जाए, तो बाकी क्या बचा? तो जैसे मान लो 5 है, हाँ तो 4 9 और है ना, और 1 5 चल जाएगा। 4 9 के साथ एक 5, 4 9 के साथ एक 4 नहीं चलेगा। ठीक है, इसका भी आंसर लिख देंगे हम लोग। फिर उसके बाद अगर 4 9 हो गया, एक 5 भी हो गया, अब 3 9 3 9 और ये 1 था। ठीक है, 3 9 हो गए, मतलब वो हटा दो, बाकी क्या बचे? 2 टर्म बचे। 2 टर्म में क्या लिखना है? एक तो हमारा 4 था ही, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो दोनों 5 ले लो तो क्या हो जाएगा? 5 + 5 + 4 नहीं हो जाएगा ये? 5 + 5 10 + 4 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर अगर एक 5 और एक 4 ले लो तो 5 + 4 + 4 नहीं होगा। अब अगर 3 2 4 ले लो तो सही है। ठीक है, चलो 3 9 वाला केस हो गया। अब 2 9, 3 जगह बची। 3 जगह में अगर तीनों बार तुमने 5 ले लिया तो 15 हो गया और बाकी बचा 4, वो हो नहीं पाएगा। फिर अगर 3 जगह में 2 5 लिया, एक 4 लिया तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 4 14 4 18, मतलब 2 5 और एक 4 चल सकता है। ठीक है, अभी इसी के साथ 2 5 1 4 हो गया था। अब तीनों 5 थे नहीं, 2 5 1 4 हो गया, एक 5 लो और उसके बाद देखो दोनों 4 हो सकते हैं कि नहीं, तो दोनों 4 नहीं हो सकते। 5 + 4 + 4 कितना हुआ? 13 और +4 तो नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अगर हम लोग तीनों ही 4 ले लें तो 4 + 4 + 4 + 4 वो नहीं हो सकता। समझ में आया? तीनों 5 हो नहीं सकते थे, 2 5 1 4 हो सकता है, और 1 5 2 4 नहीं हो सकता, 1 5 2 4 नहीं हो सकता, तीनों 4 हो नहीं सकते। ठीक है, अब 1 9, 4 जगह बची, चारों में अगर तुमने 5 रख दिया तो सही है, 24 बन जाएगा। फिर अगर तुमने 3 जगह 5 रखा और एक 4 रखा तो 15 + 4 19 + 4, एक 4 एक्स्ट्रा चल रहा है लास्ट वाला, है ना, तो वो नहीं बन पाएगा। 3 5 और वो गया एक 4 वाला, 2 5 और 2 4, तो कितना हुआ? 5 + 5 10 + 4 + 4 18, और नहीं हो सकता। 2 5 2 4 भी नहीं है, 3 5 और 3 5 और एक 4 वाला नहीं था ना? हाँ नहीं था। 2 5 और 2 4 वाला वो भी नहीं है। 1 5 3 4 वाला ये हो सकता है। 3 4 से और 1 5 से। अब चारों चारों हमारे अगर 4 हो जाए तो 4 + 4 + 4 + 4 16, और +4 करो 20 आएगा, तो 29 नहीं हो सकता। ठीक है ना? ये अब सारे 9 हटा दिए, अब सब 5 सारे 5 लेके चलो। 25 4 29 नहीं हो सकता, तो अभी 4 5 20 20 4 24 और 28 नहीं हो सकता। फिर 3 5 15 और 12, 3 5 और 2 4, ये आखिरी में 4 फिक्स है ना? फिर 2 5 2 5 मतलब 10 हो गया, और 4 16 16 10 नहीं हो सकता। फिर 1 5 1 5 और बाकी में सब में 4 है तो 20, है ना? नहीं हो सकता 1 5 और करके। ठीक है, 1 5 और 4, अब सभी में 4 है तो हो सकता है। चलो अब निकाल लेते हैं।
यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 एक चीज़ है और एक है, उसको 4 को तो फिक्स कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल। इसमें कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसमें कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 4। इसमें 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 1। सही है, चलो ये कितना हो जाएगा 6 और तो 5 और 10 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हटा दो, 5 4 3 2 30 हो जाएगा। ये 5 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो ऐड कर दो इसको। 5 प्लस 10 प्लस 30 40 40 और ये 60 65 70 और वो 80 और 1 81 आंसर हो गया। ठीक है, 81 हो जाएगा। पूरा हम लोग ने सॉल्व कर दिया। तो ये केसेस थोड़ा सा वैसे ही गड़बड़ हो सकता है इसमें, अगर कुछ भी छूट गया तो अगर इंटीजर टाइप है तो इसको छोड़ के आगे भी जा सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटीग्र, ये तुम्हारा वो पीएनसी में पढ़ते हैं हम लोग, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 एक फॉर्मूला था जिसमें, लेकिन ये 0 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको x डैश प्लस 1 y डैश प्लस 3 z डैश प्लस 4 इक्वल टू 21। तो x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इक्वल टू 13, यही लिखेंगे ना, 8 माइनस कर दो जाके। हाँ, तो अभी 13 प्लस 2 -1 C2 -1 3 -1 3 -1, ये R है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 15 C2, 15 इंटू 7 105 आंसर है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लाइन x इक्वल टू 8 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स, और फोकस हमारा, अब देखो ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, x इक्वल टू a बाई ई होता है ये, और ये a ही होता है। तो a बाई ई दिया है 8 और a ई दिया है 2, तो मतलब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग बात करें तो a की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना, और e की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो b निकाला जा सकता है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर 12, तो x स्क्वायर बाई 16 y स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा है, इफ द टेंजेंट टू e एट पॉइंट p फर्स्ट क्वाड्रेंट पासेस थ्रू द पॉइंट 043 से √3 से पास करता है, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट q। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये P है और ये Q है, PQ हम लोग को निकाल के सॉल्विंग करनी है ना। ठीक है, तो देखो इसमें अभी टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग ये a cos थीटा b sin थीटा से भी जा सकते हैं। अगर हम लोग ने यहाँ मान लिया a cos थीटा 4 cos थीटा और b sin थीटा 2√3 sin थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x बाई a cos थीटा x बाई a cos थीटा और y बाई b साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और क्योंकि ये 0 4√3 से पास कर रहा है, 0,4√3 से पास कर रहा है ये, तो यहाँ रखना है तुमको, x की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 4√3 डाल दो, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ। तो थीटा कितना हो गया, π/6। ठीक है, अब अगर यही जो टेंजेंट है वो तुम्हारा क्यू पे कट करवा रहे हो, है ना, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, तो अगर हम लोग का हाँ, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम लोग यहाँ पे रखें, यही टेंजेंट है ना, फर्स्ट
passes through the and intersect the x axis at q। ठीक है, तो एट क्यू में y 0 कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 बाई कॉस थीटा, तो कितना 8 बाई रूट 3। तो ये हुआ 8 बाई रूट 3 कॉमा 0, और p पॉइंट कितना हो जाएगा रूट 3 बाई 2 है 2 रूट 3 कॉमा साइन थीटा की वैल्यू रूट 3, साइन थीटा की वैल्यू डालने पे 2 रूट 3 1 बाई 2 तो रूट 3 हो गया। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है अब, तो पी क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस 8 रूट 3, मतलब 8 बाई रूट 3 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 3 तो हो गया वो। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 4 बाई 3 प्लस 3 13 3 पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू 13 आ रही, लेकिन हमको क्या चाहिए 3 पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब ये जो लिखा है 9 पी क्यू स्क्वायर चाहिए हमें, तो इसका मतलब 9 पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 39, आंसर हो गया इसका 39। ठीक, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ फोकल कॉर्ड है तो फोकस निकाल लेना चाहिए हमें। इसको देखो तो क्या है वाई स्क्वायर माइनस 4y और इधर +4 y माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस इसको उधर ले गए, फिर +4 मतलब 8x + 1। इसमें 4a 8 है, a कितना हो गया 2 हो गया, और हमें पता है फोकस हमारा शिफ्टेड है यहाँ पे, तो शिफ्टेड कितना है a, 0, तो 2 - 1, 0 1, 2 फोकस है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए फोकल कॉर्ड की y - 2 = mx - 1। x इंटरसेप्ट ऑफ फोकल कॉर्ड इज 3, x इंटरसेप्ट इसमें कितना हो जाएगा -2/m + 1 = 3 लिखा है, तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए m की वैल्यू होनी चाहिए -1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y - 2 = -x + 1, x + y = 3, ये फोकल कॉर्ड है। अब इसने हमारा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, मतलब ये जो कॉर्ड है इसने ऐसे कट किया है, तो ये और ये का डिस्टेंस निकालना हमें। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट निकाल लें x1 y1 x2 y2, तो इसमें हमको पता है ना कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर हमने लिखा y1 x1, y1 की वैल्यू -x1 + 3 है, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -x2 + 3, माइनस कर दो y1 - y2 = कितना आ रहा है x2 - x1, है ना। तो जैसे अगर ये पता चल गया तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो y है इसकी वैल्यू 3 - x यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख दिया हमने 3 - x - 2 8x + 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + x² - 2x 8x + 8, है ना। तो x² - 10x और प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये -7, x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब x1 - x2 का होल स्क्वायर अगर निकालें तो क्या होगा x1 + x2 का होल स्क्वायर मतलब 100 + 28, 4x1 x2 तो 128 हो गया ये। और अगर y1 - y2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो वो उसके बराबर ही है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही है स्क्वायरिंग करने पे, तो 128 + 128 कितना हो गया 256 और उसका रूट 16, ये इसका आंसर हो जाएगा फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है। ठीक है, समझ में आया, कैलकुलेशन करते चले गए, आंसर हमारा 16 हो गया। चलो नेक्स्ट। इसमें वो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, जिसमें हम लोग नहीं लिखते हैं 0 से a
एफ एक्स प्लस एफ टू ए माइनस एक्स करके लिखते हैं ना, ये वाला 0 से 2a वाले में। तो यहाँ पे 2a मतलब यहाँ पे पाई लिखना है। अब जैसे कहाँ पे चेंज होगा, इस पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, पाई कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, यहाँ चेंज होगा। और इसमें देखो 2 माइनस आएंगे प्लस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 माइनस आएंगे प्लस हो जाएगा। तो केवल ये वाला टर्म चेंज होने वाला है। तो अगर इसमें देखो तो ये वाला चीज़ कॉमन हो जाएगी, 0 से π/2 है ना, वो कॉमन हो जाएगी। फिर 0 से π/2 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 3x कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स कॉस 3x, और इसमें बचेगा 5 की पावर कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 5 की पावर कॉस एक्स प्लस 5 की पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस 5 की पावर माइनस कॉस एक्स। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो वो तो गया, अब इसको बस देखना है तुम्हें। तो आई है ना, वो 1 हो गया। अब इसमें तुम्हें बस 2ab वाली चीज़ें लगानी है, मतलब 2 cos से cos b पहले तुम बना लो ठीक से। अच्छा, इसमें पहले कुछ कॉमन भी हो रहा है क्या? अगर इसमें cos स्क्वायर x कॉमन कर लो तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये 0 से π/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स कॉस 3x dx, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको तुम्हें इसको तुम्हें चेंज कर देना चाहिए किसमें, हाँ, इसको डबल करके, मतलब i इज इक्वल टू 0 से π/2। ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक है, प्लस इसमें 2 cos a cos b, तो 1 प्लस कॉस 2 cos a cos b कॉस 4x प्लस कॉस 2x/2 dx। ठीक है, और उसके बाद अगर देखो तो i/4 अगर हम लोग निकाल दें बाहर, तो 0 से π/2 यहाँ पे आ रहा है 3 प्लस कॉस 2x और 2 प्लस कॉस 4x प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 0 से π/2 6 प्लस 3 cos 4x प्लस 3 cos 2x, इन सब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जिसका नहीं होगा उसको देखते हैं। 2 cos 2x प्लस 2 cos a cos b, मतलब cos 2x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x/2। आखिरी तक में हमने सब कुछ देख लिया कि वो सब अब सारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं। और बात मतलब ये है कि अब सॉल्विंग हमें देखनी है। तो 6 प्लस 3 cos 4x प्लस 3 cos 2x प्लस 2 cos 2x प्लस 2 cos a cos b, इसमें लगा तो 1/2 cos 6x प्लस cos 2x प्लस 1/2 cos 4x dx। ठीक है, अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का साइन हो जाएगा, और साइन में बस ये देखना है कि कहीं वो पूरा पीरियड तो नहीं बन रहा है। जैसे cos 4x का साइन 4x/4, 0 से π/2 रख दो, तो साइन 2π - 0। तो कहने वाला इंटीग्रेशन करने के बाद ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये सारे टर्म हमारे 0 हो जाएंगे। लेकिन बस एक हमारा बचेगा, कौन सा, ये 1/2 प्लस यहाँ पे ऐसे था, तो 1/2 वाला टर्म बचा है, 6 वाला बचा है, तो 1/4 यहाँ पे हो जाएगा 6π/2 और प्लस π/4 ये बचेगा। बाकी सबका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 16 13 π/16। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 13 हो जाएगी आंसर। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल का अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, let the sixth term in the binomial expansion in the increasing power be 21। इंक्रीजिंग पावर वाला इसको तुम्हें x मानते हुए चलना है a प्लस एक्स में, और ये तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 log 2, और ये ऐसे करके binomial coefficient of second, third and fourth term in the expansion are respectively first, third and fifth term।
ऑफ एन एपी। फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ टर्म एपी में है तो सम इनका ना सम फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ का डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक पहले इक्वेशन बना लेते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ थर्ड MC2 2MC2 ये होगा ना थर्ड का और इज इक्वल टू MC1 प्लस MC3। ये AP के हिसाब से थर्ड फर्स्ट और फिफ्थ टर्म हो गया। ऐसे M सॉल्व कर लेंगे और M सॉल्व करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ हो सकती है। ये M तो काट दो, M के लिए 0 तो है नहीं क्योंकि वो तो 1 ही हो जाएगा, तो M हमारा काट दो। ठीक है, 2 से 2 कट गया, M-1 और 6M-1 प्लस 6 प्लस M² माइनस 3M प्लस 2। सबको एक साइड ले जाना है। M² माइनस 6M और 3M माइनस 9M और माइनस 6 प्लस 6 12 और प्लस 2 14। तो कितना हो जाएगा M-7 और M-2। M की वैल्यू देखो 2 तो हो नहीं सकती, यहाँ नहीं लिख सकते ना, तो M की वैल्यू क्या होगी 7 हो गई यहाँ, है ना। अब M7 पता चल गया हमें, ठीक है। अब इसका हमको 6 टर्म देखना है। 6 टर्म में क्या हो जाएगा 7C5 और इसकी पावर, अब ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 log 2 है तो 10 माइनस 3x सीधे लिखा जा सकता है। हमको ये पता है ना A log AB ऐसा लिखा हो तो B लिख देते हैं, तो ऐसे ही तो लिखा है यहाँ पे 10 माइनस 3x की पावर हाफ है और उसमें क्या लिख जाएगा 7 माइनस 5 मतलब 2/2 इंटू और 3 की पावर x माइनस 2 है ना, और उसकी पावर क्या है 5 है, 1/5 तो 5/5 वो भी 1 हो गया, इज इक्वल टू क्या लिखा है 21। सही है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 21 है तो कट गया 10 माइनस 3x और 3 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब तुमको x सॉल्व करना है, इसको 9 को उधर भेज दो, 10 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 9 t² माइनस 10t प्लस 9 मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई 9 या t की वैल्यू 1 मतलब 3 की पावर x इक्वल टू 9 और 3 की पावर x इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 या फिर x की वैल्यू 0। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 2² प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 4 आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इफ द टर्म विदाउट x इन द एक्सपेंशन विदाउट लिख दो 22c r x की पावर 22 माइनस r 2/3 एल्फा की पावर r x की पावर 3r। अब इसमें तुमको देखना है विदाउट वाला, तो 22 माइनस r 2/3 इज इक्वल टू 3r होना चाहिए, 9r हो जाएगा। 44 माइनस 2r इज इक्वल टू 9r। तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। 22c4 उसको अब 7315 है तो उसको ठीक से लिख लो 21 20 19 डिवाइडेड बाई C4 4 3 2 1 ये तो कट गया, अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 7315। इसको भी 11 से अगर डिवाइड करें तो 6 है ना, 66 और कितना 7 फिर से 6 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब 11 को कट कर दिया जाए, 2 से 2 कट गया, 4 से 5 कट गया, 3 से 7 कट गया, ऊपर 7 5 9 है। 19 से एक बार डिवाइड कर लो, फिर देखो कितना आ रहा है 19 और 5 इसको डिवाइड करो, ये 35 और अल्फा की पावर 4 90 से डिवाइड करें 57 और 57 और 6 3 9 5 अल्फा की पावर 4 1 आ रहा है,
मॉड अल्फ़ा बताना है, अल्फ़ा की वैल्यू प्लस माइनस 1 आई भी हो सकती है, लेकिन मॉड अल्फ़ा निकालोगे तो 1 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन है, सिंपल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग थ्री अर्थमेटिक है। तो अभी तीनों में कॉमन टर्म देखना है, तो तीनों का जो डी है उसका हमें देखना चाहिए कितना है। इसका 4 है, इसका 3 है और इसका 5 है। तो मतलब अगर जो भी बनेगा आखिरी में वो 60 इसका कॉमन डिफरेंस होगा फाइनल वाले का। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले इन दोनों का साफ साफ दिख रहा है, 2 से स्टार्ट है और अगला टर्म अगर देखो तो कितना 15 होना चाहिए, तो यानी 17 होगा और 17 और आगे भी चले जाओ तो कितना हो सकता है। तो कहने वाला इसके हिसाब से सोच लेंगे, तो मतलब ये 197 से कम होना चाहिए। तो एन के हम लोग देखते हैं कितना होगा। ठीक है, और क्योंकि 190 से 192 प्लस n माइनस 1 डी इज़ लेस देन 197 और इक्वल टू, सही है। तो n तो हम लोग पता कर लेते हैं पहले कितना होगा इसका। -2 195 बाई 15, 14 टर्म, 14 से कम है इनकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है, 14 टर्म्स लिखे हैं ये, मतलब ये 14 टर्म्स हो गए जिसमें मैक्सिमम 197 कॉमन है। ठीक है, चलो अब इसके साथ 3 7, तो इसका एक जनरल होगा, वो इसके इस जनरल की इक्वेट हो रहा होगा और उससे हम लोग पता करेंगे पहला टर्म कौन सा है। जो हमें पहला टर्म पता करने के बाद पता चल जाएगा कॉमन डिफरेंस 60 के हिसाब से। तो पहला टर्म मान लिया 2 प्लस n1 माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 3 प्लस n2 माइनस 1 इंटू कितना है इसका 4 है ना। तो यहाँ पे हमें n1 n2 के हिसाब समझना है। यहाँ पे 15 n1 माइनस 13 4 n2 माइनस 1, 15 n1 माइनस 4 n2 इज इक्वल टू 12 आ रहा है। तो n1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए देखो। सॉल्विंग मतलब करोगे तो n2 की वैल्यू हमारे पास 12 और n1 की वैल्यू 4 देखो। ठीक है, 60 माइनस 48 12 आ गया। अब n1 4 है, तो n1 4 का मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर हो जाएगा 2 प्लस 45 मतलब 47 हो गया। तो पहला नंबर हो गया 47, फिर अगला क्या हो जाएगा 60 ऐड कर दो 107, फिर अगला क्या हो जाएगा 167 और फिर अगला वाला 197 के ऊपर निकल गया। तो यहाँ तो हमें इन्हीं तीन टर्म का हमें क्या चाहिए सम चाहिए, है ना। सम ऑफ कॉमन टर्म्स, इन्हीं तीनों टर्म का सम चाहिए। कितना हो जाएगा ये कितना हो गया ये 154 और 167 321। ठीक, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अल्फा एक्स बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू 1 बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, पासिंग थ्रू है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 5 गामा इज इक्वल टू 1। और क्योंकि परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग है ना, तो इसके डी आर्स, तो इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे इसको ज्वाइन करने में इसके डी आर्स क्या हो जाएंगे 3 माइनस 1 माइनस 2 है ना, 2 3 माइनस 5 माइनस 2 2 माइनस 3 माइनस 1 ये होगा। तो इसका मतलब अल्फा बाई 3 और बीटा बाई माइनस 1 गामा बाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए के मान लिया, है ना। क्योंकि वो परपेंडिकुलर वो नॉर्मल की डी आर सी हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने 9k, ये 3k और 3 मिल के हो गया, और माइनस के मतलब 2k और माइनस 10k।
सही है, देखो अल्फ़ा बाई 3 1 2 माइनस 3, ठीक है। तो k की वैल्यू अब निकालनी है, यहाँ पे रखना था ना के, सॉरी यहाँ पे रखना है 3k मतलब 9k, और बीटा की वैल्यू कितनी है -k, तो +2k हो गया। गामा की वैल्यू कितनी है -2k, तो यहाँ 10k इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। चलो नेक्स्ट। Point of intersection C of the plane and line joining divides the line segment AB in internal ratio k:1। मतलब पहले तो तुमको ये देखना चाहिए कि पॉइंट है क्या k के टर्म में। k:1, तो ये पॉइंट कितना जाएगा k4k, नहीं यहाँ पे क्या लिखा है 2k, 2 4 -3 है, तो 2k माइनस 3 अपॉन k+1 ये पॉइंट होगा। फिर क्या होगा 4k -6 अपॉन k+1, फिर क्या होगा -3k +1 अपॉन k+। ये हमारा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 8 टाइम्स 2k -3 अपॉन k+1 कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया ये। 4k -6 अपॉन k+1 और +2 -3k +1 अपॉन k+1 इक्वल टू 0। k+1 तो गया, और बाकी हम लोग को सॉल्विंग करनी 16k -48 नहीं 24 +4k -6k +2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना जाएगा 16 4 20 20 और 22 माइनस है 14k 24 से 30 -28, k की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे रखो, तो ये जो पॉइंट आएगा c हो जाएगा, यहाँ रखना है कि 4 4 -3 1/3 कॉमा यहाँ पे रखो 8 8 -6 2/3 कॉमा -5/3, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद बोला है कि ABC mod AB mod A mod B mod C are co-prime are the direction ratios of perpendicular from the point C on the line। ठीक है, इसको ठीक से लाइन लिखो। लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, -λ +1 2λ -4 3λ -2 है ना। और dRs ऑफ CP क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करना है, -λ +1 -2/3 -1/3 कॉमा 2λ -4 -2/3 कैलकुलेशन है पूरा, 3λ -2 +5/3 है ना। ये dRs हो जाएंगे, कितना हो जाएगा ये। अब इसका और इसका -1 2 3 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए 0, क्योंकि ये परपेंडिकुलर dRs है, तो लैम्डा निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसका -1 के साथ भी कर देंगे, -λ प्लस आएगा 2/3 -1, तो लैम्डा -2/3, इसके साथ हम सीधे सीधे कर रहे हैं। ठीक है, फिर 2λ 14/3 और 2 से कर दिया तो 4λ -14/3 था, तो 28/3, फिर 3 के साथ तो 3λ, ये कितना हो जाएगा 6, और -1/3 था, ठीक है 3λ -1/3 था। तो अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो 9λ -3/3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 14 हो गया ये 14λ, और ये कितना हो जाएगा 28 2 30 -10 -11 11 लैम्डा की वैल्यू आ गई 11/14।
ठीक है, लैम्डा के लिए 11/14। डी आर्स देखने, ये डी आर्स हमें चाहिए, तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे डी आर्स देख रहे हैं, -11/14 कॉमा +2/3 है ना, ये डी आर्स है, कॉमा 2 लैम्डा -14/3 था, तो 22/14 और -14/3, ये दूसरा डी आर हो गया। और 3 लैम्डा -1/3, 3 मतलब 33/14 -1/3, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 33 और 14 28 -5 डिवाइडेड बाई 42 कॉमा ये कितना 66 और 196 196 -66 66 9 -6 3 -130/42। फिर तीसरा है 99 -14 85/40। अब कह रहा है मॉड ए मॉड बी और मॉड सी आर को प्राइम नंबर, तो 42 तो पहले हटा दो और -5 से भी अगर डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, है ना। मॉड ए मॉड बी मॉड सी को प्राइम नंबर है, तो इसको तुम लिख सकते हो -5 से डिवाइड कर दिया, या मॉड ए मॉड और सबका सम करके मॉड ही लेना है, तो 1 -5 से डिवाइड करो 26 -17। अब इसका सम 27 -17 का मॉड, मतलब 10 आंसर हो गया इसका। समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेटिव था ये, तो मतलब पक्का एग्जाम में ऐसा छोड़ने वाला, वरना टाइम जा रहा है इसमें बहुत, ठीक है। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग ने सारे शिफ्ट के पेपर हम लोग सॉल्व कर दिए, तो अब इसको बस देखना, और उसके बाद अभी जब भी तुम्हारा मतलब ये हम लोग को कहाँ फेवर करने वाला है, जब आगे तुम्हारा कोई टेस्ट आने जेई मेन का है वाला, अभी आने वाले जितने भी हैं या अगले या जितना भी आगे जाओगे, तो इसमें क्या है कि बस ये तुमको देखोगे तो ये तुम्हें एग्ज़ाम में पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मैथ्स में थोड़ा सा लेंदी होता है, तो जितना कैलकुलेशन की प्रैक्टिस पहले से कर लोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलो ओके।